RBSC हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण पढ़ेंगे। कुंवर नारायण का जन्म जो सन 1927 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु सन 2017 ईस्वी में हुई। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख कविता संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, व इन दिनों। आत्मजयी तथा वाजश्रवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता बात सीधी थी पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। अब हम इनकी पहली कविता पढ़ते हैं, कविता के बहाने। कविता के बहाने के अंतर्गत जो कविता की कल्पनाओं की असीमित उड़ान है, उसके बारे में बताया गया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी इसके अंतर्गत कवि ने बताया है, किसके माध्यम से, कविता के माध्यम से, कि कल्पनाओं की जो ऊंची उड़ान है वो कवि भरता रहता है और इस बात को चिड़िया नहीं जान पाती। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया का जो उड़ना है वो तो सीमित है, इस घर से उस घर और उस घर से इस घर, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। लेकिन कविता की जो उड़ान है उसके अंतर्गत क्या होता है कि वो सीमातीत है। यानी आप किसी भी काल में उसको उठाकर पढ़ लीजिए, आपको वही कल्पनाएं नज़र आएंगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कि कविता जो है वो पंख लगाकर उड़ती है, इस बात को चिड़िया जान नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कविता के जो पंख है वो कवि की कल्पनाएं हैं। यानी कल्पना रूपी जो पंख लगाकर चिड़िया उड़ती, कविता उड़ती है, उसको चिड़िया जान नहीं पाती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी इसके अंतर्गत कविता और फूलों की तुलना कवि ने की है और जिसके अंतर्गत कवि ने कविता को ही प्रभावी बताया है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी जिस प्रकार फूल खिलते हैं ठीक उसी प्रकार कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन उस कविता रूपी फूल का जो खिलना है वो फूल नहीं जान पाता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी फूल क्या होता है, थोड़ी देर महकता है फिर मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है वो हमेशा खुशबू बिखेरती रहती है। इस बात को फूल नहीं
जानता। तो फूलों से ज़्यादा कविता को क्या बताया गया है? प्रभावी बताया गया है और खुशबू बिखेरने वाली बताया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यानी बच्चों के खेल के समान से सुंदर भावाभिव्यक्ति कवि ने की है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी जिस प्रकार बच्चे खेलते रहते हैं उसी प्रकार कविता के अंतर्गत इसकी शब्दों की क्रीड़ा होती है। अब बच्चों का क्या है कि जिससे हमारी बात नहीं होती या लड़ाई हुई भी होती है, बच्चे उसके घर भी चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता जो है वो यह नहीं देखती कि कौन मुझे पढ़ेगा और कौन नहीं। कवि जो है उसे सबके लिए एक जैसा ही लिख देता है और वह सबको एक जैसा बना देती है। सब घर एक कर देने के माने, यानी सारे घर को बच्चे क्या कर देते हैं? एक ही कर देते हैं। इस बात को बच्चे ही जानते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि कविता चाहे कभी लिखी हुई हो, अंततः हम उसे जब भी उठाकर पढ़ते हैं तो उसकी शाब्दिक क्रीड़ा इस प्रकार की होती है कि वह समस्त लोगों पर अपना एक विशेष प्रभाव डालती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कविता बात सीधी थी पर। इसके अंतर्गत कवि ने क्या बताया है? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कवि इसमें ये कहना चाहता है कि सीधी सी बात थी, लेकिन भाषा के चक्कर में, प्रभाव में, प्रसंग में आकर वह थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसे पारने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया। यानी उस बात को सही करने के लिए, उस बात को जानने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा और मरोड़ा, घुमाया और फिराया कि बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आए, कि या तो मेरी बात सबको समझ में आ जाए या फिर मैं इस चंगुल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब जटिल। तो कवि ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ भाषा जो है वो और जटिल होती चली गई, क्योंकि इसके अंतर्गत लाक्षणिक जो मुहावरेदार शब्दावली है वो प्रयुक्त हुई है कि वह भाषा को एकदम सीधी सादी प्रभावी बनाना चाहता था, लेकिन वो बात जो है वो भाषा के अंतर्गत और जटिल हो गई। आगे देखिए कि जो सरल भाव बात जो है वो उलझ जाती है, इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी इसमें कवि कहते हैं सारी मुश्किल को, जितनी भी मुश्किलें उसके सामने आई, धैर्य से मतलब धीरज से, समझे बिना, बिना समझे ही मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह यानी बुरी तरह से कसता चला जा रहा था। यानी उसे सही करने के बजाय मैंने उसे और टेढ़ा कर दिया, वह फंसता चला गया, बुरी तरह कस दिया उसको, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यानी यह जो मैं कार्य कर रहा था इस पर मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह की। जो दर्शक है वो शाबाशी देंगे और वाह वाह करेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि जब हम जोर जबरदस्ती से कोई कार्य करते हैं तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी जो बात की चूड़ी मरना होता है प्रभावहीन होना, यानी जो बात मैं कहना चाहता था प्रभावी तरीके से वो प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। एक सीधी सरल सी बात थी, वो भाषा के चक्कर में बेकार ही उसमें फंस गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब मैं थक गया कि यह बात मुझसे बन नहीं रही है, तो जिस प्रकार हम कील को ठोकते हैं ठीक उसी प्रकार मैंने उसको वहीं पर ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यानी ऊपर से तो सही लग रही थी वो बात, लेकिन जब हम उसको पढ़ें या उसको समझें तो उसमें ऐसा कोई कसाव यानी पकड़ या ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिससे वहाँ अच्छी तरह समझ में आ जाए। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी बात को एक शरारती बच्चे की उपमा देते हुए कवि ने ये कहा है कि बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछती देखकर
यानी जब मैं पसीना पोंछ रहा था, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो उसने मुझे पूछा कि तुमने भाषा को सही तरीके से स्पष्ट करना या किसी को बताना नहीं सीखा है। यानी वह मुझे परेशान देखकर उसने मुझे पूछा कि तुम्हें अपनी बात को सहज तरीके से कहना नहीं आता, तुमने शायद इसको सीखा नहीं है। तो कवि ने यह बताया था कि मैं जो बात कहना चाहता था सबके सामने, वो बात क्या हुई, वो बात एकदम सीधी सरल थी, लेकिन मैंने उसे भाषा के चक्कर में इतना टेढ़ा कर दिया कि वह सरल सी बात किसी को समझ में नहीं आई। अब इसमें यही बात है कि जब हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे और अंततः उसमें हम उसका विशेष लिखेंगे। तो सर्वप्रथम मान लो बात सीधी थी पर में से कोई काव्यांश आ जाता है, तो आप लिखोगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 8 बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इसमें कवि ने यह बताया गया है कि भाषा की जो सहजता है उस पर बल दिया है, और कवि ने कहा है कि कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही होता है। उसके बाद में हम उसकी सप्रसंग करने के बाद उसकी व्याख्या करेंगे और अंततः हम विशेष में यही बताएंगे कि पहले नंबर पर उसका भाव क्या है, दूसरे नंबर पर उसकी भाषा किस प्रकार की है, जैसे भावानुसार है, सरल है, सहज है, उपयुक्त है, फिर कैसी शैली का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रतीकात्मक व मुहावरेदार शैली का प्रयोग हुआ है और स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। इस प्रकार जब आप अपनी सप्रसंग व्याख्या को करोगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। आशा है आप सबको यह कविता समझ में आ गई होगी। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और उस क्लास का जो वीडियो है, जो क्लास है, उसका नाम है मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आप पढ़ते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।